मूलाधिकार के अंतर्गत आपने समता का अधिकार पढ़ा होगा और समझ में आया होगा आपको। आज हम दूसरे अत्यंत महत्वपूर्ण मूलाधिकार अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में आपको बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत की प्रस्तावना है संविधान की, उसमें 5 स्वतंत्रताओं की बात की गई है। आपको याद होगा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। और हमने आपको बताया था कि प्रस्तावना में जो कुछ लिखा है फिर उसका विस्तार हम मूलाधिकार वाले भाग में और नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाले भाग में देख सकते हैं। तो जिन स्वतंत्रताओं की बात कही गई है उन स्वतंत्रताओं को विस्तृत रूप से आप स्वतंत्रता के मूलाधिकार में आप देखेंगे। स्वतंत्रता का जो मूलाधिकार है वो 19 से 22 तक भी वर्णित है, जिसमें अनुच्छेद 19 है वाक स्वातंत्र, वाक स्वातंत्र विषयक अधिकारों का संरक्षण। ये क्या है? अनुच्छेद 19 में है। इस अनुच्छेद 19 में जो खंड 1 है, इसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को क्या कहा गया है? इस अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी? का विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र, जिसको अंग्रेजी में संक्षेप में अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये है अनुच्छेद 19(1) का में। फिर इसी तरीके से जो था है इसमें जो है अनुच्छेद खा में जो है वो शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। निरायुध का मतलब बिना अस्त्र शस्त्र के। फिर अगली स्वतंत्रता है जो है वो है संगम या संघ। इसमें 97वें संविधान द्वारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा सहकारी समितियां भी जोड़ दिया गया। तो कुल मिला के संगम या संघ, जिसमें सहकारी समितियां भी शामिल हैं, इनको बनाने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से जो है वो संचरण की स्वतंत्रता यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये घा में है। और फिर अगली है जो है वो जो अगली स्वतंत्रता है अंगा में, ये है भारत में कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। फिर एक जो चा में जो छठी स्वतंत्रता थी वो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, वह समाप्त कर दी गई। और फिर अंतिम जो स्वतंत्रता है छा में वो है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 19(1) के द्वारा का, खा, गा, घा और चा में
चा में जो थी संपत्ति की समाप्त कर दी गई। और इस तरीके से कुल मिलाकर के आज तारीख में 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जबकि मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ देते हैं, तो आपको थोड़ा दिमाग में ये भी रखना पड़ेगा कि का में क्या है, खा में क्या है, गा में क्या है और घा में क्या है। ये क्रम भी आपको कभी कभी काम आ सकता है, पूछ सकते हैं अब जैसे क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो इस तरीके से ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये भारत के संविधान के द्वारा आपको प्रदान कर दी गई हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो मर्यादित होनी चाहिए, नहीं तो आदमी उच्छृंखल हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। और उच्छृंखल और निरंकुश आदमी ना देश के लिए ठीक होता है, न समाज के लिए ठीक होता है, ना परिवार के लिए ठीक होता है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जब ये स्वतंत्रताएं प्रदान की तो इन स्वतंत्रताओं पर युक्त युक्त निर्बंधन भी लगा दिए, यानी उनकी सीमाएं भी निर्धारित कर दी, यानी उनको एक मर्यादा में बांध दिया। और भारत के नागरिकों से अपेक्षा की गई कि वो इन मर्यादाओं का पालन करते हुए इन स्वतंत्रताओं का उपभोग करेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 19(1) का के द्वारा जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसके बारे में भारत के संविधान निर्माताओं ने ये कह दिया था, बता दिया था कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के आधार पर, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के आधार पर लोक व्यवस्था, सदाचार यानी या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन यानी अपराधों को बढ़ावा देना, अपराध उद्दीपन यानी अपराधों को बढ़ावा देना, राज्य की सुरक्षा और विदेशों से जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, इन आधारों पर अगर राज्य आवश्यक समझे तो इन स्वतंत्रताओं पर यथावश्यक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी अगर आपको जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इस स्वतंत्रता का आप इस तरीके से उपभोग करते हैं कि आपके इस उपभोग के कारण राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, विदेशों से जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं, या जो आप कहेंगे कि जो लोक व्यवस्था है वो भंग होती है, तो आपकी स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपकी स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी तरीके से जो आप ये जो अनुच्छेद 1 खा के द्वारा आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उस पर भी आप देखेंगे कि शिष्टाचार, उस पर भी आप देखेंगे कि भारत की प्रभुता एवं अखंडता, भारत की प्रभुता एवं अखंडता एवं सदाचार के आधार पर जो है युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी तरीके से जो अन्य स्वतंत्रताएं हम जितनी गिना गए हैं, वो सारी स्वतंत्रताएं तो आपको प्रदान की गई हैं, लेकिन उन पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे गा में जो प्रदान की गई है उसमें भी भारत की प्रभुता, अखंडता, सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ये प्रतिबंध वास्तव में युक्त हैं कि नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो युक्त नहीं है, रीजनेबल नहीं है, उचित नहीं है,
तो फिर आपके पास न्यायालय में जाने का विकल्प खुला रहता है। अभी इस स्वतंत्रता के बारे में आपको और बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं आपको हमें, कि जो अनुच्छेद 19(1) का है, जिसमें हम विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र करते हैं, तो इसी में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया। अब तक मुझे लगता है पिछले 20 सालों में कम से कम 12-13 बार ये सवाल पूछा गया होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता। अब प्रेस की स्वतंत्रता में आजकल के हिसाब से चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, दोनों आ जाएंगे। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल कर लिया गया है। बहुत पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में आती है, तो अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आती है। विभिन्न निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कुछ कहा है, और सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णयों के बाद ये स्थापित हो चुका है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मतलब शिक्षा का अधिकार मतलब ये नहीं है कि वो एजुकेशन जिसकी बात हम अनुच्छेद 21 में करेंगे, अभी 21 का में, यहाँ शिक्षा का मतलब शिक्षित होने का अधिकार, शिक्षित होने का अधिकार, सूचना का अधिकार एवं मनोरंजन का अधिकार भी इसी अनुच्छेद 19(1) का के तहत आ जाता है। बहुत व्यापक हो गया अभी अधिकार, ये छोटा अधिकार नहीं रहा है। और इसी जो सूचना का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये जो आपका मौलिक अधिकार था एक तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी आधार पर आपने देखा होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पारित किया गया, और ये 12 अप्रैल 2005 से लागू है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये लागू किया गया। जब मनोरंजन के अधिकार की बात की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि इस मनोरंजन के अधिकार के अंतर्गत खेल कूद की जो गतिविधियां हैं उनके प्रसारण का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय आकाश पर राज्य का एकाधिकार नहीं है। यद्यपि जो प्राइवेट एजेंसियां हैं उनके अधिकार की सीमाएं हैं, लेकिन भारतीय आकाश पर राज्य का एकाधिकार नहीं है, क्योंकि जो वायु की तरंगें हैं वो सार्वजनिक संपत्ति हैं, न कि सरकार की। और बहुत सारे निर्णय दिए गए इस एक्ट के आधार पर। नवीन जिंदल मामले में कहा गया कि तिरंगा लगाना, अगर आप अपने ऑफिस में, अपने घरों में तिरंगा के संबंध में एक नियमावली सरकार ने बनाई है, उसका पालन करते हुए आप चाहें तो आप तिरंगा फहरा सकते हैं, तिरंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तिरंगा आप लगा सकते हैं। नवीन जिंदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया है। इसी संदर्भ में एक दो और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए। जैसे उन्होंने एक तो ये कहा कि जो टेलीफोन टैपिंग है वो भी जब तक कि कोई बहुत पब्लिक इमरजेंसी ना हो, और राज्य की सुरक्षा खतरे में ना हो, तो अगर टेलीफोन टैपिंग की जाती है तो ये भी अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय दिया, और उन्होंने कहा कि किसी संगठन के द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बुलाई जाने वाली या कराई जाने वाली हड़ताल और जबरन कराए जाने वाले बंद में अंतर है, और उन्होंने इसको जो है असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित कर दिया, क्योंकि इसमें जो है वास्तव में सार्वजनिक संपत्ति की हानि होती है। उन्होंने हड़ताल को तो वैध ठहराया, लेकिन जबरन किए जाने वाले बंद को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया।
और ये कहा कि ये जो अगर ऐसा आप करते हैं तो ये आप अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, ये अधिकार आपको मूलाधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत व्यापक हो चुकी है अब तक। आप देखेंगे कि जैसे आप विज्ञापन आते हैं हमारे, आप देखेंगे टीवी में कमर्शियल विज्ञापन आते हैं, तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया है। लेकिन साथ में ये भी बताया है कि आप अगर झूठा या गलत विज्ञापन करते हैं तो फिर ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे कोई अगर ये कहे कि हम जादू करके और चमत्कारिक तरीके से आपके रोगों को ठीक कर देंगे, तो ये फिर इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद 19 है, और अनुच्छेद 19(1) में आपको 6 स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई हैं, और उन स्वतंत्रताओं पर जो है वो किन परिस्थितियों में निर्बंधन लगाए जा सकते हैं वो भी लगा दिए गए हैं। और जो आधार इन स्वतंत्रताओं पर रोक के दिए गए हैं, या जिन आधारों पर स्वतंत्रताओं का सीमांकन किया जाता है, सीमित की जा सकती हैं, अगर आपको लगता है कि सरकार ने इन आधारों पर जो आपकी स्वतंत्रताएं सीमित की हैं, अगर आपको लगता है कि वो गलत हैं, तो आपके पास न्यायालय में जाने का दरवाज़ा खुला रहता है। आप देखेंगे कि आपके किसी मूलाधिकार का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। आगे बताएंगे आपको हम। अब आते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वास्तव में अगर कोई जो अपराधी है, ये अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। संरक्षण इसमें भी 3-4 पॉइंट हैं, और जो 3-4 पॉइंट्स का सार है वो ये है कि किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने कोई अपराध किया हो और वो उसका जो कृत्य है उस समय वो अपराध की श्रेणी में आता हो। किसी व्यक्ति को हम तब तक दंडित नहीं कर सकते जब तक कि उसका कोई कृत्य ऐसा ना हो कि अपराध की श्रेणी में आता हो। और ये भी है कि हम अगर ये सिद्ध भी हो जाता है कि अपराध का दोष सिद्ध हो जाता है, तो हम उसको उस अपराध के लिए जो निर्धारित सज़ा है उससे अधिक सज़ा नहीं दे सकते। इसी में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को हम एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं कर सकते। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार हम दंडित नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को स्वयं उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जो सबूत जुटाने के आधुनिक तरीके हैं, जैसे नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट, इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में ही जो है व्यक्ति के स्वयं की इजाज़त से, या सुप्रीम कोर्ट कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर इजाज़त दे दे तो ठीक है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल ठहराया है, क्योंकि ये अनुच्छेद 20 का उल्लंघन माना सुप्रीम कोर्ट ने इसको। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को हम तब तक दंडित नहीं कर सकते जब तक कि इसको द्वारा किया गया कोई कृत्य उस समय जो विधियां लागू हैं, जो कानून लागू हैं, उनकी श्रेणी में, उस कानून की दृष्टि में, उस समय लागू विधि की दृष्टि में उसका कृत्य कोई अपराध की श्रेणी में ना आता हो। जैसे सपोज कर लीजिए, आज हम कोई काम करें और वो काम आज अपराध की श्रेणी में नहीं है, लेकिन आने वाले 4 साल में उसको अपराध की श्रेणी में
मान लिया जाता है तो हमें आज के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज हमारे द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस तरीके से ये आपका अनुच्छेद 20 हो गया। अब आते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 में, और जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये है अनुच्छेद 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें भी मुख्य रूप से अनुच्छेद 21 है, और बाद में देखेंगे कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। ये दो बताते हैं पहले। चलो पहले 21 का में क्या है, आपको पता ही है कि अभी 2002 में ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बालक हैं तो उनके द्वारा राज्य से कहा गया कि वो उनको अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा। यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व हो गया, और उनका ये मौलिक अधिकार बन गया। यानी इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा देना या शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार बना दिया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में। यानी अब ये जो है ये जो बच्चे हैं, अब ये उनका मूलाधिकार बन गया है कि वो शिक्षा प्राप्त करें, और राज्य की जिम्मेदारी बन गई है कि वो इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएं। अब आते हैं अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 बहुत ही व्यापक है, और अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि जो राज्य है वो नागरिकों को उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, अन्यथा नहीं। यानी अनुच्छेद 21 कहता है कि राज्य किसी नागरिक को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन संविधान में प्राण की स्वतंत्रता को एवं दैहिक स्वतंत्रता को परिभाषित नहीं किया गया है कि वास्तव में प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या आएगा। जब हम कहते हैं कि प्राण की स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा, तो वास्तव में हम कहना क्या चाहते हैं, किससे किससे वंचित नहीं करेगा। वस्तुतः भले ही संविधान में इसको परिभाषित ना किया गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में तमाम समय समय पर याचिकाएँ दायर होती रहीं, और गोपालन से लेकर के और मेनका गांधी तक इस अनुच्छेद ने बहुत लंबी यात्रा की, और अपनी इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए और बहुत कुछ निकल करके सामने आया, और आज ये सिद्ध हो चुका है कि वास्तव में इस अधिकार के अंतर्गत वो सभी अधिकार आते हैं
जो मनुष्य के जीवन को गरिमामय बनाते हैं, पूर्ण बनाते हैं, अर्थपूर्ण बनाते हैं, सार्थक बनाते हैं। यानी एक तरीके से वास्तव में देखा जाए तो ये तमाम अधिकारों से युक्त एक मौलिक अधिकार हो गया है, जिसमें खुद तमाम, यानी ये वास्तव में एक ऐसा पेड़ हो गया है जिसकी तमाम शाखाएं हो गई हैं। खुद अपने आप में बहुत बड़ा अधिकार हो गया ये। हमने आपको बताया कि वास्तव में मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए, अर्थपूर्ण बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए, गरिमा में बनाने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है, वो सारे अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सिमट गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि जितनी अच्छी अच्छी बातें मुख्य रूप से आपको याद आ सकती हैं, जैसे गरीबों के लिए आश्रय का अधिकार, निःशुल्क एक तरीके से विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय हुआ था सतवंत सिंह वाद में। तो कहा था कि विदेश जाना भी जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाएगा। अब बाद में आप देखेंगे कि इस अनुच्छेद 21 के तहत या अनुच्छेद 21 को एक बहुत बड़ा अधिकार बनाने के लिए फिर मेनका गांधी बनाम भारत यूनियन का जो वाद था, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई भी, हम आपको बताएंगे। और इन तमाम अधिकारों की फिर पुष्टि हुई जा करके। शीघ्र विचारण, ऐसा नहीं है कि आपको जेल में डाल दिया जाए और आपके मामले पर विचार ही नहीं हो रहा है, न्यायालय के द्वारा विचार नहीं हो रहा है, और आप पता चले आप 10-10 साल पर ऐसे जेल में पड़े हुए हैं। तो शीघ्र विचारण का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, बंधक ना बनाए जाने का अधिकार, शुद्ध जल का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, ये सारे अधिकार वास्तव में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत समा गए हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सारे अधिकार समा गए हैं। और अभी आप देखेंगे कि ये जो अनुच्छेद 21 है, जब आप पढ़ेंगे आपातकाल, तब भी आप देखेंगे कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होता है। इसी से आपको पता चलता है कि वास्तव में ये जो अनुच्छेद है वो भारत के नागरिकों के जीवन में कितना महत्व रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने विभिन्न निर्णयों में यह भी कहा था, आजकल इनकाउंटर की बड़ी चर्चा है विकास दुबे की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो इनकाउंटर होते हैं वास्तव में ये भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, क्योंकि व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत एक चीज़ और बता दूं, पढ़ेंगे आप, इच्छा मृत्यु। नीदरलैंड पहला देश था जिसने इच्छा मृत्यु को कानूनी जामा पहनाया था। भारत में भी मांग चलती रही। भी मैं केवल संक्षेप में बताऊंगा कि जो मरने का अधिकार है वो वास्तव में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने शामिल नहीं किया है। बाकी और इसके संबंध में विस्तृत आप बाद में पढ़ेंगे। संक्षेप में आप मोटे तौर पर आपको बता दूं कि जो मरने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने जीने का अधिकार को शामिल किया है, मरने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं माना है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने पढ़ा कि किसी व्यक्ति को
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। कैसे वंचित किया जा सकता है? यानी विधि यानी कानून द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी एक कानून बने, विधि बने, और उस विधि में जो प्रक्रिया दी हो उस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए हम किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं। इसी संबंध में इसको कहा जाता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और एक इसी में आता है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ। इन दोनों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में अनुच्छेद 21 की शुरुआत यहाँ से हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको यहाँ से यहाँ ले आया है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द है वो हमने जापान के संविधान से लिया। कहाँ से लिया है? जापान के संविधान से। जब संविधान बन रहा था तो इस बात पर बहस चली कि वास्तव में हम जापान के संविधान में उल्लिखित प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाएं या डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाएं। अंत में BN राव के सुझाव पर हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे अपनाया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब ये है कि विधि या कानून के द्वारा एक प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा और उस प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है, कोई कानून बना दिया गया है, कोई विधि बना दी गई है और उसमें एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है, तो कार्यपालिका का काम सिर्फ इतना है कि वो उस प्रक्रिया का पालन करे। इसको ध्यान समझना है। कार्यपालिका का काम क्या है कि विधायिका के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के तहत ही वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को वंचित करे। प्रक्रिया के द्वारा ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित करे। अगर कार्यपालिका इस प्रक्रिया का पालन नहीं करती है तो आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए कि अगर विधायिका ने कोई विधि या कानून मनमाने तरीके से बना दिया है, अन्यायपूर्ण तरीके से बना दिया है, निरंकुश तरीके से बना दिया है, ऐसा कानून बना दिया है जो वास्तव में व्यक्ति के लोकतांत्रिक मूल्यों को या व्यक्ति के जो जीवन को संकट में डालती है, उसके लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करती है। यानी एक लाइन में कहा जाए कि अगर कोई कानून ही गलत बन गया है तब क्या होगा? तो वास्तव में ऐसी स्थिति में तो फिर न्यायालय कुछ नहीं कर सकता था। और शुरू में यही व्याख्या थी कि अगर कोई कानून बन गया है, कोई विधि बन गई है, तो बस कार्यपालिका उस विधि में जो प्रक्रिया दी गई उसका पालन करे और उसका पालन करते हुए किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर दे। और अगर ऐसा कार्यपालिका करती थी तो फिर ये नहीं माना जा सकता था कि उसने कोई गलत कर दिया है, क्योंकि उसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया है। लेकिन मेनका गांधी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
वास्तव में कार्यपालिका तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करे ही, लेकिन वो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि वो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो वास्तव में न्यायपूर्ण होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए और उचित होनी चाहिए। इसको अंग्रेजी में कहा उन्होंने कि जस्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो संसद ने विधि बनाई है, जो संसद ने विधि बनाई है वास्तव में कैसी होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए। और यही वास्तव में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। यानी एक शब्दों में अगर हम इसको कहें कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, ये है प्रोसीजर established by law plus procedure must be just, fair and not to be arbitrary, यानी मनमाना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया हो और वो प्रक्रिया न्यायपूर्ण हो, उचित हो, तर्कसंगत हो, मनमानी ना हो। अगर ऐसा है तो फिर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। और सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधीवाद में कहा कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम वहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से लेकर के हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तक आ गए। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो वास्तव में विधायिका और कार्यपालिका दोनों की मनमाने तरीके पर अंकुश लगाता है। यानी वास्तव में यही जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लागू हो जाएगा तब वास्तव में हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की वास्तव में रक्षा हो सकती है। और ये वास्तव में मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो इस तरीके से आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत वंचित किया जाता है या किया जा सकता है, लेकिन ये भी शर्त है कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो वास्तव में न्यायपूर्ण हो, जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो। अगर ऐसा है तभी ठीक है, अन्यथा न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करेगा और आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से अगर कोई वंचित आपको कर रहा है तो न्यायालय आपकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 22 भी आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। और वास्तव में ये अनुच्छेद जो 22 है ये उस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है जिसको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जाएगी कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। उसे अपनी इच्छानुसार अपने अधिवक्ता से विचार विमर्श करने का अधिकार होगा। और ये भी कहा गया है कि यात्रा के समय को छोड़ करके निकटतम मजिस्ट्रेट के यहाँ 24 घंटे में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना होगा ताकि मजिस्ट्रेट दोनों को सुनने के बाद ये निर्णय कर सके कि वास्तव में 24 घंटे से अधिक उसको गिरफ्तार रखा जाना सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से ये गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो है मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है ये अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 के तहत आपको जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वास्तव में ये सारे अधिकार जो हमने बताया आपको कि 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, उसको अपने अधिवक्ता से विचार विमर्श करने का अधिकार होगा और उसे जो है अपने उसको गिरफ्तारी के कारणों
को बताया जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं, जो अधिकार प्रदान किए गए, जो संरक्षण प्रदान किए गए हैं, वो वास्तव में जो शत्रु देश के नागरिक हैं उनको प्राप्त नहीं है, और उनको भी प्राप्त नहीं है जिनको निवारक निरोध अधिनियमों के तहत गिरफ्तार किया जाता है। यानी अनुच्छेद 20 के तहत निरुद्ध व्यक्ति को जो संरक्षण प्रदान किए गए हैं, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो संरक्षण प्रदान किए गए हैं, वो संरक्षण इनको प्राप्त नहीं है, शत्रु देश के नागरिक को, और उनको जो निवारक निरोध अधिनियमों के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। अब आता है निवारक निरोध क्या है, संक्षेप में प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। तो वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि शासन प्रशासन को लगता है कोई व्यक्ति विशेष देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है, लोक व्यवस्था के लिए खतरा बन गया है, आवश्यक सेवाओं की जो पूर्ति है उनमें बाधा पहुंचा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, डिटेन्ड कर लिया जाता है। इसीलिए इसकी अंग्रेजी है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो वास्तव में निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध ये है, एक लाइन में कहा जाए कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के अपराध करने से पूर्व ही मात्र आशंका के आधार पर ही किसी व्यक्ति को निरुद्ध करना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब अपराधी को दंड देना नहीं होता है, अपितु अपराधी को अपराध करने से रोकना होता है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति पर हम रासुका लगा देते हैं चुनाव के दौरान, या अन्य कोई बड़ा हमारे यहाँ लोग फंक्शन होता है, या कभी कभी और देखेंगे आप कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को डिटेंड कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो जो व्यक्ति हैं वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, लोक व्यवस्था के लिए खतरा है। तो वास्तव में जो निवारक निरोध है वो यही है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो वही है। ये भी अनुच्छेद 22 के तहत है। ध्यान में इसमें ये रखना है कि भारत में जो निवारक निरोध है वो आपातकाल और सामान्य परिस्थितियों दोनों में लागू है, जबकि अन्य अधिकांश देशों में ये सामान्य परिस्थितियों में निवारक निरोध का सहारा नहीं लिया जाता है। भारत में निवारक निरोध के संबंध में कई कानून बनाए गए। सबसे पहले तो 1950-51 में निवारक निरोध अधिनियम बना, फिर 1971 में आप देखेंगे मीसा बना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बना, फिर आप देखेंगे 1980 में NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना, 1985 में टाडा बना, 2002 में पोटा बना। लेकिन NSA को छोड़ करके बाकी सारे कानून अब ख़त्म हो चुके हैं, केवल ये NSA चल रहा है। ये सब निवारक निरोध अधिनियम है। और निवारक निरोध अधिनियम की एक खास बात ये है, जैसा कि हमने बताया कि निवारक निरोध अधिनियम के तहत अगर किसी व्यक्ति को पोटा के तहत गिरफ्तार किया गया होगा, टाडा के तहत गिरफ्तार किया होगा, तो अनुच्छेद 22 के तहत जो संरक्षण मिले हुए हैं वो इनको प्रदान नहीं किए गए होंगे। और वास्तव में निवारक निरोध अधिनियम या निवारक निरोध जो हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और 3 महीने तक जो है उसको डिटेंड किया जा सकता है। 3 महीने के बाद भी अगर डिटेंड करना आवश्यक है तो एक राज्य में एक सलाहकार बोर्ड होगा जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे और भी लोग हो सकते हैं। संक्षेप में बस आप इतना समझिए कि जो स्थिति जो वहाँ 24 घंटे है वो एक तरीके से यहाँ 3 महीने हो जाती है मोटे तौर पर, और 3 महीने तक आप व्यक्ति को डिटेंड कर सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा भी आप डिटेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके लिए आपको सलाहकार बोर्ड जो होगा उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, और वो कहता है कि 3 महीने से ज़्यादा भी आप इनको डिटेंड कर सकते हैं, तो 3 महीने से अधिक भी आप डिटेंड हो जाएंगे।
संसद को अधिकार दिया गया है कि वो अधिनियम बना करके, कानून बना करके ये भी कर सकती है कि कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां बिना सलाहकार बोर्ड की सलाह लिए 3 महीने से अधिक डिटेन करना आवश्यक हो तो संसद कानून बना करके ऐसी अनुमति दे सकती है। यानी बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के भी आप 3 महीने से अधिक किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, आप डिटेन कर सकते हैं, निरुद्ध कर सकते हैं। और वास्तव में निरुद्ध की अवधि कितनी हो सकती है ये भी संसद को तय करने का अधिकार दिया गया है। इस तरीके से वास्तव में हम देखेंगे कि निवारक निरोध जो है वो बहुत टफ स्थिति है और जो देश विरोधी तत्व होते हैं, विशेषकर आतंकवादी या जो लोक व्यवस्था को बहुत बुरी तरीके से भंग करते हैं, जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनमें बाधा पहुंचाते हैं, तो उनके लिए हम निवारक निरोध का प्रयोग करते हैं। राज्यों ने भी निवारक निरोध से संबंधित कई कानून बनाए हैं जिनका आपने सुना होगा, मकोका, गुजकोका, ये सब इसी के तहत बनाए हुए कानून हैं। और जब किसी व्यक्ति को हम निवारक निरोध अधिनियमों के तहत गिरफ्तार करते हैं तो ये मान लीजिए कि वो व्यक्ति देश की एकता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और निश्चित रूप से जब आप इसे जानेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में निवारक निरोध क्या है, हमारी स्वतंत्रताएं क्या हैं और हमें इनका उपभोग किस तरीके से करना है। धन्यवाद।